हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। 1600 के ऊपर प्रश्न हैं जिनका हम अभ्यास कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अगर आप लोग निरंतर जुड़े हुए हैं कक्षाओं से, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी, क्योंकि हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्न, नाटक और एकांकी के, उपन्यास के, कहानी के और निबंध के, इन सभी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख चुके हैं। और इस समय जो प्रश्न चल रहे हैं वो आलोचना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं। हम उनका अभ्यास कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। कई कक्षाएं हो चुकी हैं आलोचना से संबंधित, संभवतः 3 या 4 कक्षाएं हैं जो कि हम देख चुके हैं। अब इसके आगे जो प्रश्न हमें देखने हैं वो आलोचना के ही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए, और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पूरी कक्षाएं देख लेंगे तो न सिर्फ पिछली जो तैयारी है वो आपकी बेहतर होगी, जो आगे के प्रश्न हैं, आगे की जो तैयारी है वो भी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि जब अध्ययन एक क्रम से किया जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। अभी ये जो हम प्रश्न देख रहे हैं, ये सारे प्रश्न आप हिंदी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अभ्यास के लिए। क्योंकि कोई भी परीक्षा हो, अभ्यास तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिना अभ्यास के परीक्षा की तैयारी पूरी हो ही नहीं सकती। अभ्यास से ही चीजें दृढ़ होती हैं हमारे मस्तिष्क में, और जब प्रश्न पत्र हमारे सामने आता है तो हम भ्रमित नहीं होते हैं, अगर हमने सही से अभ्यास किया होता है। तो अब हम प्रश्न पर आते हैं। जहां तक प्रश्न देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया था कि बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो विकल्प डी सही है, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब अगला प्रश्न है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? काव्य को अलग अलग विद्वानों के माध्यम से परिभाषित किया गया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उसमें कोई मतैक्य नहीं पाया जाता है। जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो काव्य की आत्मा शीर्षक से भी उसमें देखते हैं कि किसी ने काव्य की आत्मा को कुछ माना है, कोई रस मानता है, कोई छंद मानता है, कोई अलंकार मानता है, जिसमें कि काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय प्रचलित हैं। तो इसी तरह से हर जो विद्वान है, हर लेखक, कवि, उसकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई कविता को कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें भी काव्य की एक परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है, अर्थात काव्य के संबंध में ये जो विचार हैं वो किसके हैं। विचार क्या है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ये बात कही है बाबू गुलाब राय जी ने, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय जी ने दी है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। ये नवरस हम लोग पिछली कक्षा में भी कई बार देख चुके हैं। नवरस किसकी आलोचनात्मक ग्रंथ है, किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो गुलाब राय जी की है। और नवरस गुलाब राय जी की कृति है और बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है?
पहला है कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद। फिर अगला है भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो बार बार कह रही हूं कि आप एक क्रम से सारी कक्षाओं को देखिए तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। अगर आपने पिछली कक्षाएं ली हैं तो जैसे ही आप देखेंगे कि कविता के नए प्रतिमान, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ये किसकी है। ये नामवर सिंह जी की आलोचनात्मक कृति है, और चूंकि ये जो कृति है ये नामवर सिंह जी की है, इसलिए ये रामविलास शर्मा जी की नहीं हो सकती। विकल्प ए सही होगा, और अन्य 3 विकल्प स्वतः ही रामविलास शर्मा जी की रचनाएं हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई एक ही है जो रामविलास शर्मा जी की पुस्तक नहीं है। तो कविता के नए प्रतिमान नहीं है क्योंकि ये नामवर सिंह जी की है, इसलिए भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीनों ही रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। भाषा और समाज भी पिछली कक्षा में हमने देखा था। भाषा और समाज इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है रामविलास शर्मा जी की। कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कक्षा में, क्योंकि ये बहुत मिलते जुलते नाम है और हमने इसको याद किया था। किस तरह से याद किया था कि जिसमें नई शब्द पहले आएगा वो नामवर सिंह जी की नहीं है, वो किसकी है, नई कविता के प्रतिमान। अगर आपको याद आ रहा हो, अभी आप याद करिए, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इस पर कि नई कविता के प्रतिमान किसकी है। और कविता के नए प्रतिमान तो अभी हमने देख ही लिया कि नामवर सिंह जी की है, लेकिन नई कविता के प्रतिमान पुस्तक किसकी है ये अभी आप विचार करिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। ये पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नामवर सिंह जी की जो अन्य पुस्तकें दी गई हैं, कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है, बल्कि ये जो है ये नामवर सिंह जी की पुस्तक है। जबकि ये भाषा और समाज रामविलास शर्मा जी की है, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की जो चिंतनात्मक मान्यताएं थी उनको सबसे प्रबल समर्थन मिला विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा। हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा शुक्ल जी की मान्यताओं के प्रबल समर्थक नहीं है, उनकी मान्यताओं का प्रबल समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनांतिक, प्रेमचंद विरासत का सवाल, या हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो विकल्प डी सही होगा कि ये हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये शिवदान सिंह चौहान जी की पुस्तक है। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। केवल जो भी तरीका आपको बताती हूँ, बस उद्देश्य इतना होता है कि चीजें आपको याद रहें। आपको कोई अन्य तरीका समझ में आ रहा है किसी भी तरह से, बस हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम परीक्षा में बेहतर कर सकें, और उसके लिए हमें रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। तो रचना का यहाँ पर नाम है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष ये रचना का नाम है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए कोई किसी से कह रहा है कि अब आप 80 वर्ष के हो गए हैं, दान करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। भाई अब आप 80 वर्ष के हो गए, माया मोह में न फंसे, दान करें। ऐसा आपने समाज में देखा होगा, लोग ये राय देते रहते हैं कि भाई अब आपकी उम्र हो गई है, दान किया करिए। वैसे दान तो किसी भी उम्र में किया जाता है, लेकिन एक सामाजिक मान्यता के हिसाब से बता रहे हैं कि दान करना तो वैसे भी अच्छा है, लेकिन जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं ना कि दान करना चाहिए। तो बस वही कह रही हूँ कि याद रखने के लिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आप 80 वर्ष के हो गए हैं, क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। और दान से शिवदान शब्द याद रख सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान, दान से याद हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। तो अब जैसे ही आप इस रचना को देखेंगे, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, तो आपको तुरंत याद आएगा कि कोई 80 वर्ष का हो गया है और उसे दान करने के लिए कहा जा रहा है। 80 वर्ष में क्या करना है? दान करना है। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, और 80 वर्ष में क्या करना है? दान करना है। और दान से शिवदान सिंह चौहान का नाम आप याद रखेंगे। तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? शिवदान सिंह
चौहान जी की। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष किसकी रचना है? शिवदान सिंह चौहान जी की। तो ये अब आपको आशा करती हूँ कि हमेशा याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे। जैसे ही आप 80 वर्ष देखेंगे आपको स्वतः ही याद आ जाएगा कि ये किसकी रचना है, शिवदान सिंह चौहान जी की है। ऐसे ही हमने पिछली कक्षा में एक रचना याद करी थी, रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। तो आपको याद होगा कि रस सिद्धांत किसकी रचना है, नगेंद्र जी की है। और नगेंद्र जी की पुस्तक का यदि स्वरूप और विश्लेषण हो जाए तो आनंद ही आनंद है। तो रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण किसकी पुस्तक है? आनंद प्रकाश दीक्षित जी की। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित जी की पुस्तक है रस सिद्धांत स्वरूप और विश्लेषण। देख लीजिएगा एक बार। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका जो व्याख्या भाग है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान जी की पुस्तक है, जो कि 1954 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा प्रकाश चंद्र गुप्त जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। जनांतिक नेमिचंद्र जैन की है। प्रेमचंद विरासत का सवाल शिव कुमार मिश्र जी की है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नगेंद्र का या रामविलास शर्मा जी का? तो आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान घटना है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। विकल्प ए सही होगा। ये कथन आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। जबकि रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कहानी नई कहानी पुस्तक किसकी है? नामवर सिंह जी की है। ये भी अगर आप जुड़े हुए हैं कक्षा से निरंतर तो खूब अच्छे से आपको याद होगी। जो भी कुछ इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें होती हैं और मेरे पास उपलब्ध हैं तो आपको दिखा देती हूँ कक्षा में। ये पुस्तक भी आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, पहले भी आलोचना की कक्षा में। कहानी नई कहानी पुस्तक नामवर सिंह जी की है। जब हम पुस्तक का मुख्य पृष्ठ देख लेते हैं तो हमें वो याद रह जाता है, इसलिए जो भी मेरे पास पुस्तक उपलब्ध होती है वो आपको कक्षा में दिखाती हूँ, जिससे आपको उनके नाम याद रह जाएं। तो कहानी नई कहानी नामवर सिंह जी की ये पुस्तक है और बहुत महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है इनकी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही होगा, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह जी हैं। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग आदि। और देवी शंकर अवस्थी जी की रचनाएं हैं भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति और आलोचना का द्वंद्व आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना जो पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति अभी हमने देखा ये किसकी है, देवी शंकर अवस्थी जी की है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और मधुरेश। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी जी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तकें हैं ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना का द्वंद्व। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा जी की लिखी पुस्तक कौन सी है? कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान या नई कविता स्वरूप और समस्याएं या कविता से साक्षात्कार। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो पुस्तकों के नाम लिए थे, एक कविता के नए प्रतिमान और एक नई कविता के प्रतिमान। और इसे हम जो पिछली कक्षाएं हैं उनमें विस्तार से समझ चुके हैं। हमने एक तरीके से याद किया था इसको, जिस तरह से अभी हमने हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान याद किया था, इसी तरह से हमने कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान ये दो रचनाएं याद करी थी। तो अभी आपसे कह रहे थे कि थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और याद करिए कि नई कविता के प्रतिमान किसकी पुस्तक है। तो किसकी है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी की। इसे हमने ऐसे याद किया था कि इसमें नई शब्द पहले आ रहा है और इसमें नए शब्द पीछे आ रहा है। कविता के नए प्रतिमान, तो नई चीज या नई वस्तु आप कब ला पाएंगे? जब आपके पास लक्ष्मी होगी। बिना लक्ष्मी के तो कोई चीज लाना संभव नहीं है। तो नई कविता के प्रतिमान में नई शब्द पहले आ रहा है और नई चीज तब हम ला सकेंगे जब हमारे पास लक्ष्मी होगी। तो नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। और कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह जी की है। और नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त जी की है। और कविता से साक्षात्कार ये मलयच की है।
तो अब तो ध्यान ही रहेगा, बहुत बार अभ्यास हो गया है, कई बार हम लोग इसे देख चुके हैं। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह और नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा। अब तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, प्रश्न पत्र हो या ऐसे भी कोई आपसे अचानक भी पूछ दे तो आप तुरंत मुंह से यही निकलेगा, जैसे ही किसी ने कहा नई कविता के प्रतिमान, आप तुरंत बोलेंगे लक्ष्मीकांत वर्मा। इतना आपको रट गया होगा क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है, पिछली कई कक्षाओं से लेकर के और इस कक्षा में भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो विकल्प बी सही होगा, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी व प्रगतिवादी आलोचक हैं। ये बहुत पूछा जाता है कि शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? तो विरुद्धों का सामंजस्य। ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? उर्वशी रचना दिनकर जी की है और इस पर कई विद्वानों ने आलोचनात्मक कृतियां लिखी थी, उसकी समीक्षा की थी। उसमें से भगवत शरण उपाध्याय जी ने जो समीक्षा की थी उस पर काफी विवाद हुआ था। विकल्प डी सही होगा, भगवत शरण उपाध्याय। अन्य विकल्प है नेमीचंद्र जैन, धर्मवीर भारती और भारत भूषण अग्रवाल। उर्वशी पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल क्या है? तो रामविलास शर्मा कृत जो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण है उसका प्रकाशन वर्ष है सन 1977। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं सन 1965, सन 1982 और सन 1972। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल जो है वो 1977 ईस्वी है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। ये सारी इनकी कृतियां हैं रामविलास शर्मा जी की और सभी कृतियां बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार तो इनका जो प्रकाशन वर्ष है उसके अनुसार भी पूछते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है? मलयज की, रामस्वरूप चतुर्वेदी की, परमानंद श्रीवास्तव की या प्रभाकर श्रोत्री जी की? तो कवि कर्म और काव्य भाषा ये जो है ये है परमानंद श्रीवास्तव जी की। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको भी किसी तरीके से याद कर लिया जाए क्योंकि महत्वपूर्ण कृति है। कृति के नाम पर ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कवि कर्म और काव्य भाषा। कवि कर्म और काव्य भाषा, और लेखक का क्या नाम है? कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव। तो कवि कर्म और काव्य भाषा। अब कवि का कर्म क्या होता है? वो कविता लिखता है, साहित्य लिखता है। तो कवि कर्म हो या काव्य की भाषा हो, काव्य भाषा अर्थात मान लीजिए आप कोई कविता सुनते हैं, कोई कवि कर्म या काव्य भाषा जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब हम परमानंद की स्थिति में पहुंच जाते हैं। अगर आप ध्यान से कोई रचना पढ़िए, कोई काव्य पढ़िए, तब हमें जो अनुभूति होती है वो परमानंद की होती है। अगर आपने काव्य शास्त्र पढ़ा हो तो काव्य के रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया है। तो कवि कर्म और काव्य भाषा हमें किस स्थिति में पहुंचा देते हैं? परमानंद की स्थिति में। कवि कर्म और काव्य भाषा हमें परमानंद की स्थिति में पहुंचा देते हैं। तो कवि कर्म और काव्य भाषा किसकी रचना है? परमानंद श्रीवास्तव जी की। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कवि कर्म और काव्य भाषा हमें परमानंद की स्थिति में पहुंचाते हैं। तो कवि कर्म और काव्य भाषा रचना है परमानंद श्रीवास्तव जी की।
कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य और कविता का अर्थात। मलयज की प्रमुख रचनाएं दी गई हैं। कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष और कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर श्रोत्री जी की है कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है और सौंदर्य का तात्पर्य। कविता की तीसरी आंख, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कविता की तीसरी आंख कब खुली? प्रभाकर में, प्रभाकर अर्थात सुबह का समय। तो कविता की तीसरी आंख प्रभाकर के समय खुली। तो कविता की तीसरी आंख किसकी रचना है? प्रभाकर श्रोत्री जी की है। रचना एक यातना है और सौंदर्य का तात्पर्य। सौंदर्य का तात्पर्य भी आप तभी समझ सकते हैं जब आप प्रभाकर में उठें, तब सूर्योदय देखें तब सौंदर्य का तात्पर्य भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि सौंदर्य का तात्पर्य किसका है? प्रभाकर श्रोत्री जी की ये आलोचनात्मक कृति है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। कुछ कृतियां दी गई हैं और उनके जो रचनाकार हैं वे दिए गए हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध जी की है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन जी का है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद और उनका युग, ये रचना है रामविलास शर्मा जी की। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा। ए का दूसरा अर्थात कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध, बी का तीसरा यानी अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन, और सी का पहला इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, और डी का पांचवा प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध जी की कृति है। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन की है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह जी की है और प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा जी की कृति है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आलोचकों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, तुरंत पहचान गए होंगे आप, कितने बार चर्चा हो चुकी है, नई कविता के प्रतिमान। जैसे ही लक्ष्मीकांत वर्मा देखा तुरंत याद आया नई कविता के प्रतिमान, तो ए का तो दूसरा हो गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की इसमें कौन सी पुस्तक है? कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसको याद रख लीजिए क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी बहुत प्रसिद्ध आलोचक हैं और उनकी रचनाएं भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको भी याद रख लीजिए, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये रचना का नाम है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। तो कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है, जिसमें कितने सर्ग हैं अगर आपको याद हो? 15 सर्ग हैं कामायनी में, और उन 15 सर्गों का क्रम हमने खूब याद किया था जब हम पढ़ रहे थे। ये वाला भाग हमने जब पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को जब पढ़ा है, उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, तो अगर आपको इस समय कामायनी, क्योंकि हम अभ्यास कर रहे हैं और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हर स्तर पर सारी चीजें आनी चाहिए। अब जैसे ही कामायनी का नाम आया तुरंत आपको याद आना चाहिए कि कामायनी किस सन में प्रकाशित हुई थी, कामायनी का रचनाकार कौन है, किसने लिखी है, कामायनी में कितने सर्ग हैं। तो कामायनी में 15 सर्ग हैं, उन 15 सर्गों का क्रम क्या है हमने खूब रटा है उसको। और अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित आपको याद होगा चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये 15 सर्गों के नाम है। तो तुरंत ये सारी चीजें आप मस्तिष्क में दोहराइए। अब हम आते हैं कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, जो कि रचना कामायनी किसकी रचना थी? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। और यहाँ पर जो हम रचना देख रहे हैं वो है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने का तरीका है केवल आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये इस तरह से बताने का केवल इतना होता है कि चीजें आपको याद रहें। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ, अर्थात उसको फिर से देखा गया तो उसका स्वरूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया।
वास्तव में स्वरूप नहीं बदला है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ हम लोग किस लिए कर रहे हैं, याद रखने के लिए। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ जब किसी चीज को दोबारा मूल्यांकित किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर आता है। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ और उसका स्वरूप बदल गया, और स्वरूप से हम क्या याद रखेंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी। स्वरूप से याद रखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इस तरह से हमने याद किया कि कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ, और कामायनी का जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो क्या हुआ कि उसका स्वरूप बदल गया, और स्वरूप से राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की ये कृति है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। तो जैसे ही आएगा, जैसे कि नई कविता का प्रतिमान आता है तो तुरंत याद आ जाता है, मुझे तो याद आता है, आपको भी आशा करती हूँ कि याद आता होगा। नई कविता के प्रतिमान तुरंत लक्ष्मी शब्द याद आ जाता है, लक्ष्मीकांत वर्मा। वैसे ही कामायनी का पुनर्मूल्यांकन हुआ तो क्या हुआ, उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक है, तो ये अब आपको ध्यान रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अधूरे साक्षात्कार देख लिया था नेमीचंद्र जैन जी का, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, ये वाला प्रश्न देख रहे थे। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई कविता के प्रतिमान, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, और शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो इसको भी आप याद आ रहा होगा आपको कि 80 वर्ष में क्या करना है, दान करना है। भक्ति काव्य और लोक जीवन शिव कुमार मिश्र जी का है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपर्युक्त कथन किस लेखक का है, नंदुलारी वाजपेयी का, नामवर सिंह का, रामविलास शर्मा का या नगेंद्र का। तो ये जो कथन है ये रामविलास शर्मा जी का है, विकल्प बी सही होगा। शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, यह कथन है रामविलास शर्मा जी का। रामविलास शर्मा के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वे हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, साहित्य और संस्कृति, भारत की भाषा समस्या, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाथ वध, जो कि 1861 में आया था, को माना गया। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है, तो ये है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का, विकल्प डी सही होगा। अन्य जो विकल्प हैं वे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा। उपर्युक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी नवलेखन, भाषा और संवेदना, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रस मीमांसा। रस मीमांसा किसकी पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और कालिदास की लालित्य योजना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कालिदास की लालित्य योजना, ये रचना बहुत बार पूछी गई है। कालिदास की लालित्य योजना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि कालिदास की लालित्य योजनाएं हजारों हैं, और हजारों शब्द से हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रख सकते हैं। कालिदास की लालित्य योजनाएं हजारों हैं और हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचना कौन कौन सी है, कालिदास की निरंकुशता और कविता कलाप, या कविता कलाप और कुमार संभवसार, या कुमार संभवसार, कविता कलाप और कालिदास की निरंकुशता, या कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता। तो कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता, ये विकल्प डी सही होगा। ये दोनों रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं। देखिए इसमें बहुत भ्रमित होने वाली स्थिति बन जाती है। कालिदास से संबंधित है कालिदास की लालित्य योजना, और कालिदास पर ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भी आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं, जिनमें कि कालिदास की निरंकुशता और कालिदास और उनकी कविता आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कालिदास की जो लालित्य योजना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है, क्योंकि हमने इसको इस तरह से याद किया है कि कालिदास की लालित्य योजनाएं जो हैं वो हजारों हैं, और हजारों से हजारी प्रसाद द्विवेदी शब्द आप याद रख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो कालिदास की निरंकुशता है और कालिदास और उनकी कविता है, ये काम जो किया है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काम किया है, अर्थात ये आलोचनात्मक कृतियां महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हैं।
तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक जो विधा है, उनकी रचनाएं हैं कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। इन्होंने सरस्वती में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा और द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य शुरू किया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लेख लिखा था सरस्वती पत्रिका में 1908 ईस्वी में। कब लिखा था? 1908 में। और उस लेख का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, अर्थात उर्मिला पर बहुत लिखा नहीं गया। उर्मिला पर तुलसीदास जी ने भी बहुत थोड़ा सा लिख करके छोड़ दिया कि उनके विषय में लिख पाना संभव नहीं। और इसी तरह से आप साहित्य उठा के देखेंगे तो उर्मिला पर काम नहीं हुआ था, उर्मिला पर नहीं लिखा गया था। इसलिए उन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लेख लिखा था 1908 ईस्वी में कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिससे प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने कौन सी रचना लिखी थी? साकेत, जिसमें उन्होंने उर्मिला को नायिका बना करके उर्मिला पर आधारित करके पूरा काव्य लिखा था। और नवम सर्ग तो प्रसिद्ध ही है उर्मिला के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु माने जाते हैं ये इसीलिए क्योंकि इनसे ही वे प्रेरित हुए थे। और जिससे प्रेरित हुए थे वो लेख कौन सा है? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जिससे प्रेरित होकर के उन्होंने साकेत की रचना करी थी। तो और द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि द्विवेदी जी ने संपादन कब शुरू किया है? 1903 में। और ये लेख कब प्रकाशित हुआ है? 1908 ईस्वी में। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।